हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आज का हम लोग का टॉपिक है, जैसे दिख ही रहा होगा, मानव हृदय। तो आज हम लोग मानव हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है और हम लोगों ने क्या क्या चीजें को पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने देखा है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हम लोग का हो गया है, ब्लड हो गया है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मानव हृदय। तो गाइस, जो लोग भी यहाँ अभी चैनल में नए हैं या अभी अभी जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए आज हम लोग मूव करते हैं मानव हृदय। तो देखिए, मानव हृदय के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले दो चीजों के बारे में देख लेते हैं। वो दो चीजें कौन सी है? धमनी और शिरा। देखिए, धमनी क्या होता है कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में सदैव शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और शिराओं में क्या होता है कि शिराओं में अशुद्ध रक्त का परिगमन होता है। मतलब अशुद्ध रक्त, जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध और शुद्ध का मतलब है कि ब्लड में, ये देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए, धमनी में क्या है, धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त का परिगमन होता है, शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है? शुद्ध रक्त का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है यहाँ पे कि ब्लड में O2 है कि नहीं है। जैसे यदि ब्लड में O2 है तो यहाँ पे जो ब्लड है हमारा वो शुद्ध रक्त होगा। ऐसा ब्लड किसमें परिगमन करेगा, किसमें परिसंचरण होगा, मतलब किसमें सर्कुलेशन होगा उसका? तो धमनी में। धमनी को हम लोग बोलते हैं देखिए, धमनी धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। शुद्ध रक्त का मतलब कि रक्त में O2 है। अब देखिए, इसका एक अपवाद होता है। कौन सा अपवाद? पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज को ही धमनी बोलते हैं। आर्टरीज को ही, ये आर्टरीज जो लिखा हुआ है इसी को हिंदी में धमनी बोलते हैं। तो धमनी जो है, धमनी का एक अपवाद है पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब फुफ्फुस धमनी। यहां पे लिख देता हूं, फुफ्फुस पल्मोनरी आर्टरीज जो है उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त का परिगमन होता है। मतलब कि केवल एक ऐसी धमनी जिसमें केवल अशुद्ध रक्त बहता है वो है फुफ्फुस धमनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फुफ्फुस धमनी में जैसे देखिए, धमनी में तो जनरली शुद्ध रक्त का परिगमन होता है, बट जो फुफ्फुस धमनी है वो, उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ये देखिए, ये फुफ्फुस धमनी यहाँ से आएगा। और पूरे बॉडी में केवल एक ही फुफ्फुस धमनी होती है। तो हम लोगों ने धमनी देखा। अब हम लोग देखते हैं शिरा। देखिए, धमनी में क्या है? शुद्ध रक्त का परिगमन होता है, बट यहाँ पे शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त का परिगमन होता है। अशुद्ध मतलब रक्त में CO2 प्रेजेंट है। देखिए, धमनी में CO2 का परिगमन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। मतलब जो धमनी में O2, मतलब ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन है जिसमें O2 है, उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। अब देखिए, शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त का परिगमन होता है। अशुद्ध रक्त का परिगमन होता है मतलब अशुद्ध रक्त का सर्कुलेशन होता है, मतलब कि रक्त में O2 प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा? प्रेजेंट CO2 होगा। तो देखिए, शिराओं का भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है? पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी, देखिए वेंस जो है इसी को बोलते हैं शिरा। तो इसको इसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुस शिरा। पल्मोनरी वेंस को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। अब देखिए, हम लोगों ने धमनी और शिराओं के बारे में देख लिया। एक बार फिर से बता दूं, धमनी जो होता है, धमनी में शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, शुद्ध रक्त का, प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो एक ऐसा अपवाद है जिसमें केवल ऐसी धमनी है जिसमें केवल अशुद्ध रक्त का परिगमन होता है। तो कौन सी धमनी है? तो वह है पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी एकमात्र धमनी है जिसमें एक अशुद्ध रक्त बहता है। अब शिराएं। शिराएं क्या है कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि ब्लड में O2 प्रेजेंट नहीं है। ब्लड में O2 प्रेजेंट नहीं है मतलब ब्लड में CO2 प्रेजेंट है। ये देखिए, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं जो बताया अभी। अब देखिए, अब शिराओं का एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? पल्मोनरी वेंस, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब देखिए, अब चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर, मानव हृदय। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। देखिए, जो फुफ्फुस शिरा है, पल्मोनरी आर्टरीज है। अब देखिए, अब हम लोग शुरू से समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है।
मानव हृदय का बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पीसीएस में तो पूछा ही जाता है, तो प्लीज इसको एकदम ध्यान से देखिए। और एसएससी वगैरह में तो इससे हरदम क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए मानव हृदय का जो डायग्राम है, ये आंतरिक संरचना ऐसी होती है। अब देखिए जो ऊपर के जो दो दो देखिए 4 चैम्बर होते हैं, पहले तो देख लीजिए 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ये देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड चैम्बर है। हम इसको 1 दिए हैं, इसको 1, ये इसको 1, इसको 1 दिया, ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। 1 इसी को बोलेंगे सेकंड चैम्बर, इसी को बोलेंगे थर्ड चैम्बर, इसी को बोलेंगे फोर्थ चैम्बर, इसी को बोलेंगे। अपने अनुसार नाम नहीं दे सकते। ये जो हम लोग का ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट ही रहेगा हमेशा। अब देखिए जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर के जो 2 कक्ष होते हैं, वो कौन से होते हैं? आलिंद। ये आलिंद। ऊपर के जो 2 कक्ष होते हैं, ऊपर के 2 कक्ष, उसको क्या बोलते हैं? आलिंद। ये देखिए आलिंद है ना। अब एक चैम्बर होगा लेफ्ट मतलब बायां आलिंद, एक होगा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम मतलब दाया आलिंद। तो आप लोग को आलिंद समझ में आया। ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं आलिंद। एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट एट्रियम। एट्रियम का मतलब है आलिंद। अब नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं, नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं निलय मतलब वेंट्रिकल। एक होता है बायां निलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है दायां निलय मतलब राइट वेंट्रिकल। तो आपको यहाँ पे अभी आलिंद और निलय समझ में आ गया होगा कि जो नीचे के जो दो चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं निलय, और ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं आलिंद। एक होता है, अब देखिए, एक होता है लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां आलिंद, एक होता है राइट एट्रियम मतलब दायां आलिंद, एक होता है, अब नीचे आइए, नीचे में होता है दायां निलय और बायां निलय। तो यहाँ तक चीजों को समझ में आया होगा। अब देखिए जो हमारा हृदय होता है, ये हृदय की जो बाहरी संरचना होती है, ये बाहरी संरचना क्या होती है कि बाहरी आघातों से हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है। ये जनरली 3 लेयर में होती है। जनरली क्या होता है? 3 लेयर में होती है। कौन कौन सी 3 लेयर होती है? देखिए पेरिकार्डियम की चारों तरफ झिल्ली होती है। पेरिकार्डियम, देखिए कार्डियम जहां भी शब्द आएगा, कार्डियम, कार्डियोलॉजी, ये सब क्या होता है? हार्ट से संबंधित होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो हमारा हृदय है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है? एक सुरक्षा वॉल पाई जाती है, सुरक्षा झिल्ली पाई जाती है। उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम वॉल। पेरिकार्डियम वॉल क्या पाई जाती है? पेरिकार्डियम। अगर इसका बाहरी सुरक्षा यदि क्वेश्चन में आया कि हृदय की बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम। ठीक, पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये पूरा एक सुरक्षा वॉल होता है, सुरक्षा वॉल। ये पूरे चारों तरफ इसका सुरक्षा वॉल होता है, जो कि क्या करता है? ये पेरिकार्डियम वॉल क्या करती है? सुरक्षा झिल्ली क्या करती है कि हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखिए पेरिकार्डियम जो वॉल है वो 3 लेयर में होती है। जैसे अभी ये समझने के लिए, ये सपोज ये है एक लेयर, फिर इसी की जस्ट लगी हुई फिर दूसरी लेयर, फिर इसी की जस्ट लगी हुई तीसरी लेयर। तो कुल मिला के जो हृदय की जो सुरक्षा झिल्ली होती है, जो पेरिकार्डियम होती है, उसके कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं? इपिकार्डियम, पहला है इपिकार्डियम होता है, फिर होता है मोनोकार्डियम, देखिए पहला ईपी हो गया, दूसरा मोनो हो गया, तीसरा हो गया इंडोकार्डियम। तो समझ में आया? देखिए पेरिकार्डियम की 3 लेयर होती है, मतलब जो हृदय की जो सुरक्षा झिल्ली होती है उसकी 3 लेयर होती है। कितनी? 3। जो पहली लेयर होती है, पहली लेयर उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। जो दूसरी लेयर होती है इसी से लगी हुई उसको बोलते हैं मोनोकार्डियम, और जो तीसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। ये ऐसी प्रकार की 3 लेयर होती है। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने हृदय का जो संरचना है पूरा हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हृदय काम कैसे करता है। तो इसको यहाँ पे अगर नोट करना चाहे तो नोट करिए इसको। चलिए अब देखिए, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में जो ब्लड इंटर करता है, हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में
तो फर्स्ट टाइम इंटर करता है ब्लड, ये कौन से चैम्बर में फर्स्ट टाइम इंटर कर रहे हैं, तो फर्स्ट चैम्बर में। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से कक्ष में जो मतलब कि मानव हृदय के कौन से कक्ष में पहली बार ब्लड मतलब रक्त प्रवेश करता है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, फर्स्ट। अब देखिए कैसे, अग्र महाशिरा और ये पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये अग्र और ये पश्च। अग्र महाशिरा के कितने वॉल्व होते हैं, 3 वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 वॉल्व होते हैं। अग्र महाशिरा के 3 वॉल्व होते हैं और पश्च महाशिरा का कितना वॉल्व होता है, 2 वॉल्व होता है। अग्र महाशिरा के 3 वॉल्व, पश्च महाशिरा के 2 वॉल्व। अब ये यहां से क्या करता है, ब्लड यहाँ पे इंटर करता है, किसके माध्यम से, इसके माध्यम से करता है, तो धमनी के माध्यम से। अब देखिए, अब ब्लड में O2 और CO2 को लाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हम लोगों ने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग ब्लड वाला नहीं देखे तो प्लीज इसको ब्लड वाले चैप्टर को प्लीज एक बार देखिए, तब अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अग्र महाशिरा के माध्यम से और पश्च महाशिरा के माध्यम से जो हमारा ब्लड है सर्वप्रथम कौन से चैम्बर में इंटर किया, तो पहले बार जो हमारे हृदय में जो इंटर करता है ब्लड, वो फर्स्ट चैम्बर में। तो फर्स्ट चैम्बर में यहाँ पे इंटर कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सा ब्लड आया, तो अशुद्ध रक्त आया। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, अशुद्ध रक्त का मतलब है कि ब्लड में CO2 है, O2 प्रेजेंट नहीं है। अभी तक क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड है, इस चैम्बर में जो ब्लड है, उस फर्स्ट चैम्बर में जो ब्लड है, उस ब्लड में क्या पाया जाता है, तो उस ब्लड में CO2 पाया जाता है। ठीक है, समझने के लिए मैंने बताया, आपको यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट चैम्बर में जो ब्लड आता है, उस ब्लड में क्या रहता है, CO2 रहता है। अब देखिए, ये जो वॉल्व दिख रहा है आपको, ये क्या है, वॉल्व है, ये वन वे वॉल्व होता है, मतलब आता तो है बट रिवर्स नहीं करता है। ये क्या होता है, ये वन वे वॉल्व होते हैं। तो देखिए, जब फर्स्ट चैम्बर जब सिकुड़ता है, फर्स्ट चैम्बर जब सिकुड़ता है, तो ब्लड, यहाँ का ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ का ब्लड, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 3 लेयर है, ये सॉरी 3 वॉल्व है। तो कौन सा वॉल्व हो गया, ट्राइकस्पिड। अगर हिंदी में बोला जाए तो त्रिवलनीय कपाट, हिंदी में त्रिवलनीय, इंग्लिश में ज्यादा सुटेबल है इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। हिंदी में यदि इसको लिखना चाहे तो त्रिवलनीय कपाट लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो वॉल्व होते हैं, ये वन वे वॉल्व होते हैं, एक बार आने के बाद आता है लेकिन रिवर्स नहीं जाता है। जब यहाँ पे सिकुड़न हुआ, संकुचित हुआ, जब ये संकुचित हुआ, जब मतलब सुगड़ा, तो ब्लड कहाँ आएगा, सेकंड चैम्बर में। देखिए, ब्लड कहाँ आया, सेकंड चैम्बर में। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद जब एक बार ये सिकुड़ेगा, फिर जब फर्स्ट चैम्बर में सिकुड़ेगा, यहाँ कौन सी स्थिति होगा, यहाँ फैलाव की स्थिति होगी। फर्स्ट चैम्बर जब सिकुड़ेगा, यहाँ पे कौन सी स्थिति होगी, फैलाव की स्थिति होगी। और जब सेकंड चैम्बर सिकुड़ेगा, मतलब जब सेकंड चैम्बर में संकुचन होगा, तो यहाँ पे फैलाव की स्थिति होगी। अब देखिए, जब सेकंड चैम्बर में सिकुड़न की स्थिति होती है, संकुचन की स्थिति होती है सेकंड चैम्बर में, तो ब्लड वापस इधर सेकंड से फर्स्ट में नहीं जाता, सेकंड से फर्स्ट में नहीं जाता, फिर कहाँ जाएगा, तो ये देखिए, पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ जाता है, ये जाता है हमारे हार्ट में, सॉरी लंग्स में, फेफड़े में। अब देखिए, फिर से देखिए एक बार, फर्स्ट से सेकंड में आया। अब सेकंड में आने के बाद देखिए, सेकंड में जब संकुचन हुआ, सिकुड़न हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कहाँ गया, फिर ये गया फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी मतलब पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से गया कहाँ, तो गया लंग्स में। अब देखिए, लंग्स में क्या होता है कि 300 वायु कोष्ठक होते हैं। वायु कोष्ठक का मतलब इतना से समझिए कि छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, गड्ढेनुमा संरचना, छिद्र नहीं, गड्ढेनुमा संरचना पाई जाती है, मैंने जो बताया। अब देखिए, ये क्या करते हैं, गड्ढेनुमा संरचना जो होती है, ये एक विशिष्ट संरचना होती है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे क्या अशुद्ध रक्त गया, अशुद्ध रक्त का मतलब कि यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, मतलब कि ब्लड में हमारे अभी CO2 प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, विशिष्ट संरचना होती है जिसे वायु कोष्ठक बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में एल्वोलाई बोलते हैं। लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, एल्वोलाई, वायु कोष्ठक को एल्वोलाई बोलते हैं। तो क्या करता है, विशिष्ट संरचना होती है, ये क्या करती है कि CO2 को O2 में कन्वर्ट कर देती है एल्वोलाई, वायु कोष्ठक, और O2 को CO2 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्वोलाई का क्या काम है, तो CO2 को O2 में और O2 को CO2 में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो देखिए, जब यहाँ पे पहुंचा हमारा ब्लड है, जब हमारा ब्लड यहाँ पे पहुंचा, तो अभी क्या है कि ब्लड में CO2 प्रेजेंट है। एल्वोलाई क्या करेगा, CO2 को O2 में परिवर्तित कर देता है, CO2 को O2 में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हमारा लंग्स में जाने के बाद जो हमारा ब्लड है,
उसमें क्या होता है, O2 मिल जाता है, O2 उसमें मिल जाता है, मतलब जो CO2 होता है वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिए, अब O2 में कन्वर्ट होने के बाद हमारा ब्लड फिर आता है, किसके माध्यम से आता है, फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन्स। मैंने बताया था कि शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक अपवाद है, कौन सा अपवाद है, फुफ्फुस शिरा, जिसमें क्या होता है कि शुद्ध रक्त बहता है। तो ये देखिए मैंने कैसे, अब देखिए यहाँ पे जाने के बाद हमारा CO2 गया, यहाँ पे अब O2 मिल गया। अब O2 मिला तो किसके माध्यम से आया, फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से। अब देखिए फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखिए फर्स्ट टाइम इंटर किया यहाँ पे, अब सेकंड टाइम इंटर किया कहाँ पे, थर्ड चैम्बर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये पूछा नहीं गया कि सेकंड टाइम हार्ट में ब्लड कौन से चैम्बर में इंटर करता है। तो हो सकता है पूछ ले, इस बार पूछ ले, या फिर मतलब चांसेस है आने के, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन यूपीएससी या पीसीएस में आता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए फिर से एक बार देखिए, पल्मोनरी आर्टरीज मतलब फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ब्लड यहाँ पे आया, मतलब लंग्स में आया। यहाँ पे क्या हुआ, लंग्स में आने के बाद कि ब्लड जो है वो अशुद्ध था, तो लंग्स में जाने के बाद उसमें O2 मिल गया, मतलब शुद्ध हो गया। तो किसके माध्यम से आया, फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से। सेकंड टाइम इंटर किया, सेकंड टाइम ब्लड जो हमारे हार्ट में इंटर करता है वो कौन से चैम्बर में, थर्ड चैम्बर में। थर्ड चैम्बर में आया, थर्ड चैम्बर को बोलते हैं बायां आलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बायां आलिंग थर्ड चैम्बर में इंटर किया। अब देखिए थर्ड चैम्बर में इंटर किया तो अब क्या है, ब्लड में O2 प्रेजेंट हो गया है, मतलब ब्लड में O2 है, ब्लड में O2 है, मतलब कि ब्लड शुद्ध है। तो यहाँ पे आया, अब देखिए अब थर्ड चैम्बर में फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब सिकुड़न होगा, संकुचन की स्थिति होगी। जब यहाँ संकुचन होगा तो फोर्थ चैम्बर में फैलाव होगा, मतलब अगर यहाँ पे संकुचन की स्थिति है तो यहाँ पे फैलाव की स्थिति होगी। तो देखिए जब थर्ड चैम्बर में सिकुड़न होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कहाँ पे आएगा, ये फोर्थ चैम्बर में आएगा। थर्ड चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिकुड़न हुआ तो फोर्थ चैम्बर में आएगा। अब मैंने बताया था कि जो वॉल्व है ये क्या वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, ये देखिए क्यों बाय बाय मतलब जिसको बोलते हैं द्विवलनीय कपाट, हिंदी में द्विवलनीय कपाट। ये जो है हिंदी में इसको अगर लिखना चाहे तो द्विवलनीय कपाट लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, वन वे वॉल्व होता है, मतलब ब्लड थर्ड से फोर्थ में आया लेकिन ये वापस फोर्थ से थर्ड में नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिकुड़न हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आया फोर्थ में। अब जब फोर्थ में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब फोर्थ में संकुचन की स्थिति होगी, तो कहाँ जाएगा वो, इसको बोलते हैं महाधमनी, इसको बोलते हैं महाधमनी। इसको लिख लीजिए, महाधमनी बोलते हैं इसको। देखिए फोर्थ में जब संकुचन हुआ, जब फोर्थ में सुगड़न की स्थिति हुई, तो ये क्या हुआ कि महाधमनी के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जिस भी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कौन ले जाता है, तो महाधमनी ले जाता है। कौन ले जाने का काम करता है, महाधमनी। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ तक पूरा ये स्ट्रक्चर, जो पूरा एनाटॉमी से देखिए कैसे। देखिए अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के माध्यम से फर्स्ट टाइम इंटर किया किस चैम्बर में, तो फर्स्ट चैम्बर में। फिर कैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व के दौरान जब फर्स्ट में संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कहाँ है, सेकंड में। अब सेकंड से कहाँ जाएगा, सेकंड से गया ये पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब फुफ्फुस धमनी के माध्यम से गया लंग्स में। अब लंग्स में क्या होता है, 300 वायु कोष्ठक होते हैं, एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई मतलब गड्ढे नुमा संरचना होती है, विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है जिसे एल्वोलाई बोलते हैं। वायु कोष्ठक, जो वायु कोष्ठक लिखा है वही है एल्वोलाई। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, ब्लड में O2 मिल जाता है, मतलब ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। वहां से आया, किसके माध्यम से आया, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा मतलब पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से आया थर्ड चैम्बर में। अब देखिए सेकेंड टाइम जो ब्लड हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में जो इंटर कर रहा है, सेकेंड टाइम हमारे हार्ट में ब्लड इंटर कर रहा है, कौन से चैम्बर में आ रहा है, थर्ड चैम्बर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको ध्यान में रखिएगा। थर्ड में आया, अब देखिए थर्ड में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किसमें आया, फोर्थ में आया। अब फोर्थ में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फोर्थ में जब संकुचन की स्थिति आई, तो महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में महाधमनी बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड जो होता है सर्कुलेट होता है।
शरीर की किसी भी कोशिकाओं, शरीर की सबसे अंतिम कोशिका होगी तो वहां तक भी ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है? महानवी। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये हम लोगों ने हार्ट की एनाटॉमी को समझा। अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, यहाँ पे ये देखिए छोटी जगह में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जब सेकंड चैम्बर में जब क्या होता है कि सिकुड़न की स्थिति होती है, प्रकुंचन, जिसे डायस्टॉल बोलते हैं, डायस्टॉल, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा आपको। डायस्टॉल, इसे क्या बोलते हैं? प्रकुंचन। डायस्टॉल हिंदी में बोलते हैं, प्रकुंचन सॉरी डायस्टॉल इंग्लिश में, प्रकुंचन हिंदी में। अब देखिए क्या होता है कि जब इस थर्ड चैम्बर, जब सॉरी सेकंड चैम्बर में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होती है, तो इस नली पे, कौन सी नली पे? फुफ्फुस धमनी पे जो प्रेशर डेवलप होता है, मतलब देखिए सेकंड चैम्बर में जब सिकुड़न होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब ये सिकुड़ेगा, यहाँ का जो ब्लड है वो यहाँ से जाएगा, ये वाली धमनी, ये वाली फुफ्फुस धमनी से। तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि इसी को बोलते हैं प्रकुंचन, डायस्टोलिक प्रेशर या प्रकुंचन दाब बोलते हैं। प्रकुंचन दाब इसी को बोलते हैं कि जब सेकंड चैम्बर में जब सिकुड़न हो रहा है, तो जो पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी में उत्पन्न दाब, तो यहाँ पे जो दाब उत्पन्न होता है, ये होता है नॉर्मल कंडीशन में, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 120 mmHg। कितना प्रेशर डेवलप होता है? 120 mmHg। अब देखिए अनुशीतलन, इसको मैंने गलत लिखवा दिया, डायस्टॉल नहीं, सिस्टॉल है, इसको आप लोग सुधार लेंगे, सिस्टॉल है, तो ये है डायस्टॉल। प्रकुंचन, इसको बोलते हैं अनुशीतलन दाब। देखिए इसको एक बार फिर से बता दूं, देखिए जो प्रकुंचन दाब है उसको बोलते हैं सिस्टॉल। तो देखिए काम कैसे करता है, जब देखिए जब सेकंड चैम्बर में जब सिकुड़न होगा, जब सेकंड चैम्बर में जब सिकुड़न होगा, सेकंड चैम्बर में जब सिकुड़न होगा, तो ब्लड कहां से जाता है? ये कौन सी? पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जाता है, कहां पे? लंग्स में। तो जो इस नली पे, इस धमनी में जो प्रेशर डेवलप होता है उसको बोलते हैं प्रकुंचन दाब। कब? जब सेकंड में सिकुड़न होता है तो उसको बोलते हैं प्रकुंचन दाब। सिस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कितना होना चाहिए? 120 mmHg होना चाहिए। और जब सेकंड चैम्बर में जब फैलाव की स्थिति होती है, सेकंड चैम्बर में जब फैलाव की स्थिति होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब यहाँ पे फैलाव हुआ तो प्रेशर यहाँ पे क्या होता है? कम हो जाता है। प्रेशर मतलब कम हो जाता है, तो उसको उसी को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर या अनुशीतलन दाब। इसका मान होता है 80 mmHg होता है इसका मान। तो जो एक कंप्लीट जो हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट किससे तैयार होती है? एक हार्ट बीट मतलब एक धड़कन। यदि कोई पूछे एक धड़कन किसे कहते हैं, तो एक धड़कन क्या होता है? एक अनुशीतलन दाब, एक प्रकुंचन दाब प्लस एक अनुशीतलन दाब। देखिए एक प्रकुंचन दाब और एक अनुशीतलन दाब को मिलाकर क्या तैयार होता है? एक धड़कन तैयार होती है। तो समझ में आया होगा, आई होप आपको चीजें पूरी समझ में आई होंगी। तो अब देखिए जो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। एक ऐसे नोड छोड़ देंगे, ऐसे नोड, इसको बोलते हैं SA नोड। तो देखिए ऐसे नोड की अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? ये ऐसे नोड क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक को जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक हमारे हार्ट को क्या देता है? एक झटका देता है, जिसके कारण से हमारा हार्ट जो है वो एक निश्चित दर पे धड़क पाता है।
तो अगर बोला जाए कि हमारा हार्ट जो धड़कने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन है? एसए नोड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एसए नोड को कंट्रोल कौन करता है? तो एसए नोड को कंट्रोल करता है पोटेशियम। एसए नोड को कौन कंट्रोल करता है? तो एसए नोड को कंट्रोल करता है पोटेशियम। फिर से देखिए, एसए नोड क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है हृदय को एक निश्चित दर पे धड़कने के लिए। कई बार क्या होता है, एज होने के साथ साथ क्या है, इसकी क्रियाविधि में क्या होता है कि कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कि जिस दर पे हृदय को धड़कना चाहिए होता है, उस दर पे नहीं धड़कता। मतलब कि बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, या फिर कई बार धड़कन बहुत ज्यादा हो जाएगी, या तो बहुत कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि एक कृत्रिम एसए नोड लगाया जाता है कि मानव शरीर में। अब कृत्रिम एसए नोड कहाँ पे लगाएंगे? तो कृत्रिम एसए नोड सेम इस जगह पे नहीं लगाया जाता, हृदय में कहीं लगाया नहीं जाता। वो लगाया जाता है डायफ्राम में, जो कि लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम, या फिर हमारे स्टमक में, या फिर स्टमक मतलब पेट में कहीं भी लगा दिया जाता है, बट हार्ट में कभी नहीं लगाया था। तो जितनी सारी चीजें थी हार्ट के बारे में, उतनी पूरी मैंने आपके सामने रखी। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब यहाँ से हमारा हार्ट जो है वो कंप्लीट जाता है, हार्ट की जो एनाटॉमी है यहाँ से कंप्लीट जाती है। तो गाइस, यदि प्लीज अगर आप लोग चैनल, आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और जिनको भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक